और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दुनिया हर इकोनॉमिक पैरामीटर पर भारत का लोहा मान रही है, लेकिन जब सॉवरेन रेटिंग की बात आती है तो ऐसा लगता है कि रेटिंग एजेंसियां भारत के साथ भेदभाव कर रही हैं। आज सरकार ने दुनिया के दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर अपनी बात रखी, लेकिन सवाल उठता है कि हमारे साथ रेटिंग में क्या वाकई में सौतेला व्यवहार हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों। पहले यह समझिए कि सरकार ने दुनिया के दिग्गज रेटिंग एजेंसीज मूडी के सामने क्या कहा। दरअसल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने आज दिल्ली में दुनिया के दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज के साथ ये बैठक की। बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने रेटिंग बढ़ाने की मांग को रखते हुए मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को उम्मीद है कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस जल्द ही भारत की रेटिंग को अपग्रेड करेंगे, जो मेरे ख्याल से अगस्त में शायद पेंडिंग है। बैठक में अधिकारियों की तरफ से 7.2% जीडीपी के आंकड़े के साथ ही बेहतर ग्रोथ आउटलुक की तस्वीर पेश की गई। साथ ही महंगाई में कमी के साथ दूसरे बेहतर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का हवाला भी दिया गया। फिलहाल मूडीज ने भारत को स्टेबल आउटलुक के साथ Baa3 रेटिंग दिया हुआ है, जो निवेश का सबसे निचला ग्रेड है। अब समझ लीजिए कि ये तय कैसे होती है सॉवरेन रेटिंग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां देश की सरकारों की कर्ज चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग तय करती हैं। इसके लिए वो इकोनॉमी, मार्केट, राजनीतिक जोखिम को भी आधार मानती हैं। हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं जिसमें ये पैरामीटर्स तय होते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट इसमें होता है, इन्फ्लेशन होता है, जनरल गवर्नमेंट डेट, जो सरकार का जो कर्ज होता है, कर्ज लौटाने की जो क्षमता होती है उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइमरी बैलेंस देखा जाता है, जो कि जीडीपी के अनुपात में देखा जाता है। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है, रूल ऑफ लॉ देखा जाता है, कंट्रोल करप्शन के ऊपर कितना हुआ ये देखा जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन देखा जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखे जाते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। रिजर्व जितने आपके पास हैं उसमें शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट चुकाने की क्षमता है या नहीं है, रिजर्व एडिक्वेसी रेशियो देखा जाता है, सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री देखा जाता है। और अगर आप भारत के इन तमाम पैरामीटर्स पर देखेंगे, आगे हम आपको चर्चा में बताएंगे कि ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनमें से कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें किसी जोखिम की आशंका झलक रही हो, ना मौजूदा समय में और ना हिस्टोरिकली। तो फिर क्यों ऐसा भारत के साथ हो रहा है? रेटिंग क्यों जरूरी है ये भी समझिए। देखिए, रेटिंग ये बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, कर्ज लौटा पाएगा या नहीं। एजेंसियों की रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। सॉवरेन रेटिंग का असर क्या होता है जरा ये भी समझ लीजिए। अब हमको कम रेटिंग में अगर डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, इसका मतलब ये होगा कि दुनिया के सभी देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बॉन्ड जारी कर दुनिया भर के निवेशकों से कर्ज लेते हैं, और निवेशक कर्ज देने से पहले रेटिंग पर गौर करते हैं। तो रेटिंग अगर कम होगी तो कम पैसा आएगा, जो फॉरेन पैसे का फ्लो है उस पर दिक्कत होगी, एफडीआई में दिक्कत होगी। अगर किसी देश की रेटिंग अच्छी है तो निवेशकों को लगता है कि उनका कर्ज नहीं डूबेगा और वो कम ब्याज पर भी कर्ज दे देती हैं, तो हमारे लिए कर्जा सस्ता हो जाता है, पैसा सस्ता हो जाता है लाना। हालांकि आमतौर पर भारत सरकार विदेशी बाजारों से वैसे कर्ज लेती नहीं है, इसलिए क्रेडिट रेटिंग का ज़्यादा उसमें उस दिशा में महत्व नहीं है, लेकिन इसका असर सेंटीमेंट पर जरूर पड़ता है। कम रेटिंग के कारण स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशकों के बाहर जाने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा नए निवेश के बंद होने की आशंका भी रहती है। इसके अलावा ईसीबी के जरिए रकम जुटाने वाले वित्तीय संस्थानों और कंपनियों की कर्ज की लागत भी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और इसीलिए बार बार भारत ये कहता रहा है कि भाई आप सॉवरेन रेटिंग तय करते समय जरा वस्तु स्थिति को तो देख लीजिए। कुछ भी रेटिंग देने का मतलब ये नहीं है कि भारत
अपनी बात नहीं रख सकता, उसका प्रतिकार नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता, अपनी बात को रखने का उसको पूरा अधिकार है और सरकार यही कर रही है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस मुद्दे को थोड़ा और बारीकी से समझाएंगे और भारत की नजरिए से भी बातचीत होगी। पूर्व वाणिज्य सचिव अजय दुआ सर हमारे साथ हैं। दुआ सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा सर। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं दुआ सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि बार बार सर हमने इस बार जब बजट पेश किया था उसके बाद भी हमने बाकायदा इन रेटिंग एजेंसीज के सामने प्रेजेंटेशन दिया, आज भी दिया। हमें ये लगता है बार बार कि हमारे पास पूरा एविडेंस है कि एक सिस्टमैटिक अंडर असेसमेंट है हमारे फंडामेंटल्स का इन रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। ये क्यों हो रहा है सर? इसके कारण क्या हैं? आपका बहुत धन्यवाद दीपक जी, मुझे आपने निमंत्रण दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अपने प्रस्ताविक में बहुत स्पष्ट रूप से बिल्कुल सबको समझा दिया है कि क्या इसका महत्व है और कैसे रेटिंग एजेंसीज सॉवरेन रेटिंग देती हैं और उसका महत्व क्या है देश के लिए। मैं इतना ही एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि किसी भी देश की कोई संस्था अगर विदेश में पैसे लेती है, कंपनीज लेती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस लें, जो भी हो, वो नॉर्मली उनकी रेटिंग देश की रेटिंग से आगे नहीं हो सकती। अगर देश की रेटिंग जस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, निवेशक ग्रेड की शुरुआत की है, जैसे हमें तीनों मूडीज, फिच, S&P तीनों ने उसी स्तर पर रखा है, तो हमारे जो कंपनीज बोरो करती हैं उनकी जितनी मर्जी अच्छी परिस्थिति हो, वो उनकी रेटिंग देश की रेटिंग से ऊपर नहीं होने के कारण उनको जो ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि उनको समझा जाता है कि अगर देश रिस्की है तो कंपनी अच्छी भी हो तब भी उसका ब्याज का दर ऊंचा रखा जाता है। सो उसका सबसे महत्व, अगर हम बाहर की मार्केट से ज्यादा पैसे नहीं लेते तब भी हमारी कंपनीज और जो दुनिया का कैपिटल फ्लो होता है हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो टर्म्स होंगी वो देश की रेटिंग के अनुसार दी जाती है जी। वो था पहला प्रश्न जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हर साल, ये आज की पहली बारी हम नहीं रेटिंग एजेंसीज के सामने जाके अपने देश का केस रख रहे हैं। इसी साल मई महीने में फिच और S&P के सामने हमने अपना केस रखा था। और हमारी तरफ से हमारा वित्त मंत्रालय आगे होता है, नीति आयोग की भी मदद ली जाती है जब जरूरत हो। तो उस टाइम भी ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेटिंग एजेंसीज हिंदुस्तान ने भारतवर्ष ने जो भी प्रगति की गई हो, वो अपनी रेटिंग इतनी आसानी से बदलते नहीं है। काफी देर से हम इसी ग्रेड में, उनके तो जो ग्रेड है वो है BBB- दोनों का चल रहा जी। वो हमें जरूर क्रेडिट देते हैं। हिंदुस्तान में राजकीय स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे हमारा GDP ग्रोथ रेट अभी इस क्वार्टर में 7.3, 7.4 होगा। ओवरऑल 6.1 लास्ट ईयर का था, वो अच्छा है बाकी देशों की तुलना में। और जैसे आपने कहा, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी अब $600 बिलियन के करीब हो गया, जिससे हम अपने इंपोर्ट्स को, चाहे थोड़ा डेफिसिट हो, बिकॉज एब्सोल्युटली सर, जो ज्यादा प्रोडक्ट, बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फॉरेन जो रिजर्व है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बग्गा सर, बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी सब तो जानते हैं कि पैरामीटर्स, सिर्फ अगर इनको ये चिंता है कि लोन रीपेमेंट का इशू है, एक तो हमारा जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री, इतनी शानदार हमारी हिस्ट्री रही है। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा $600 बिलियन के आसपास, जैसा कि सर भी बता रहे हैं। हम शॉर्ट टर्म डेब्ट तो छोड़ दीजिए प्राइवेट सेक्टर का, जो ओवरऑल स्टॉक ऑफ एक्सटर्नल डेट भी है प्राइवेट सेक्टर मिला के, वो भी हम चुकाने की स्थिति में बहुत कंफर्टेबली। तो ये क्या सीधी सीधी चीजें समझ में नहीं आती है सर इनको, ये अंडर असेसमेंट क्यों हमारा? फिर नहीं, ये तो एक तो बात है दीपक जी के बहुत फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर अमेरिका का $31 ट्रिलियन डेट है और 22-25 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर, या जापान देखिए, चीन देखिए, 200% से ज्यादा डेट है,
टोटल डेट अबव जीडीपी, उनसे आप तुलना कीजिए तो ये बहुत ही निराशाजनक है जिस तरह से भारत को ये रेटिंग देते हैं। दूसरा, अगर आप यूरोपियन इकोनॉमी से तुलना करिए, इटली और ग्रीस का वापस आ गया है, डिफॉल्ट के बाद भी उनका इतना रिस्ट्रक्चर हुआ डेट, फिर भी अब उनका रेटिंग हमारे से थोड़ा आगे आ गया है। तो ये तो बहुत ही निराशाजनक है, इनका फिक्स्ड माइंडसेट है। भारत में पहले जब मैं बात करता था तब कहते थे जी आपके लोग ही बोलते हैं, आपका एनपीए इतना खराब है बैंकिंग सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम डूब जाएगा, इसलिए हम नहीं कर पाते। अब कहते हैं फिस्कल डेफिसिट सेंटर और स्टेट का मिला के 10% बनता है, 8.5-9% जरूर बनता है, बट वो किस देश का नहीं बनता। दूसरी बात रही, मीडियन जो कंट्रीज हैं हमारी रेटिंग पे, उनका 56% है डेट टू जीडीपी, आपका 84% है। तीसरी बड़ी बात रही कि आपका 26% रुपए में से जो भी रुपया सरकार कमाती है, 26% अब इंटरेस्ट में जा रहा है, इंटरेस्ट सर्विसिंग। हाँ, ये जरूर बात है, आपका डोमेस्टिक है तो आपका डिफॉल्ट तो होता नहीं कभी, आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर भी अच्छा है। अब आप कैपेक्स में कर रहे हैं जिसका मल्टीप्लायर 6 से 8 गुना होता है, तो वो आप अच्छा करेंगे, बट अभी हम तब्दीली नहीं करेंगे। तो आज भी जो मीटिंग हुई है दीपक जी, कोई उम्मीद मत रखिए, अच्छा। कुछ बदलने वाला नहीं, क्योंकि इनका फिक्स माइंडसेट है। इनको जिस तरह चाइना आड़े हाथों लेता है कि आपके दफ्तर हम बंद कर देंगे, जब तक आप इस तरह का इनके साथ नहीं करेंगे सुलूक, ये कोई बदलने वाला नहीं है। और अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही निराशाजनक है कि इतना फिक्स माइंडसेट है। जो कंट्री हर वक्त चुकाती रही है, अपना मीट करती रही है ऑब्लिगेशन हर वक्त, उस कंट्री को आपने रोक के रखा हुआ है। कह देते हैं जी स्टेबल तो हैं आप, बट बढ़ा नहीं सकते। तो अच्छा बग्गा सर, आपको लगता है सर कि भारत और चाइना की कहानी एक जैसी है? 2005 में जब टॉप 5 इकोनॉमी में चाइना की एंट्री हुई थी और अब हमारी भी हुई है, दोनों की कहानी एक जैसी लगती है इसमें? नहीं, कहानी बिल्कुल है। और देखिए जितना बहुत डिफरेंस क्या है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, तो हम एक मेसी वे में ग्रो करते हैं, चाइना का एक डिक्टेटेड वे से होता है, बट वही हमें बहुत ताकत देता है। वो फाउंडेशन जो हमारी ग्रोथ रहती है वो बॉटम अप है, चाइना का टॉप डाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ है, हमारा कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है। 60% आपका जीडीपी एक्सपेंडिचर अगर कंजम्पशन है, आप सोचिए आप जापान और यूएस की तुलना में है, चाइना नहीं है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर 40% रहता है। तो चाइना का टॉप डाउन है, हमारा बॉटम अप है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि ये जो एजेंसियां हैं वेस्टर्न वाली, ये फिक्स माइंडसेट पे बैठी हैं, नहीं बदलना है तो नहीं बदलना है। भारत को डेवलप इकोनॉमीज के साथ तुलना कर रहे हैं, बट उनका उस टाइम पे जो आज हमारा लेवल है वो कहाँ थे उस टाइम पे, वो कोई नहीं देखता। और ये कोई नहीं देखता कि अमेरिका सबसे बड़ा आज के दिन में डेटर नेशन है, जो 35 ट्रिलियन हो जाएगा 2025 जनवरी तक, $35 ट्रिलियन, और वो उसमें से आधे से ज्यादा बाहर से है, ओन्ड है बाहर की देशों के द्वारा जी। उसके बावजूद आपने उनका सिर्फ AAA काटा 2011 में, AA+ अभी भी आप दे रहे हैं। तो बहुत ही ये नाइंसाफी है। बिल्कुल सर। और हमें इस पे अब प्रॉब्लम ही है, दुआ साहब ने जो कहा, जब कंपनियां हमारी जाती हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर उठाने जाता है पैसे, वो कहते हैं जी आपका तो कंट्री लेवल इतना है, इतना ही हम दे सकते हैं, तो लाइबोर प्लस इतना लगेगा आपको। चाहे स्टेट बैंक खुद खड़ा हुआ, अमेरिका से बेटर लेवल पे लेना चाहिए उसको पैसा। सर दुआ सर, जैसा बग्गा सर बता रहे हैं कि चाइना जैसी कंट्रीज तो इनको सीधा कहते हैं कि हम तुम्हारे दफ्तर वगैरह ही सब बंद कर देंगे यहाँ से। खैर, हम एक बेहतर डेमोक्रेसी है, एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, चाइना से हमारा मैच्योरिटी में और समझदारी में कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि प्रेजेंटेशन जैसा आप भी कह रहे हैं कि लगातार हम दे रहे हैं, कुछ एक स्टेप और आगे जाना चाहिए जब हमारे पास हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स सबके सामने, दुनिया में भारत के अलावा इस वक्त कहां सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं? अगर कोई कर्जा दे भी रहा है हमको तो उसी का तो भला हो रहा है। भारत में आप निवेश करेंगे, आपका भला होगा।
दुनिया में सबसे तेजी से उभरते हुए हम हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हमको होना पड़ेगा अब एजेंसीज के खिलाफ, या इसी तरह की कार्रवाई जारी रखे सर? दीपक जी, स्ट्रिक्ट हम चीन जैसा व्यवहार तो कर नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल पे कि हम किसी को धमकी दें या किसी को, हमारे में क्षमता है और मैं बिल्कुल आशा रखता हूं कि ये रेटिंग एजेंसीज, भारत का अभी 1 साल हुआ, हमने अच्छी ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ हमारा बढ़ा दुनिया की बाकी कंट्रीज के तुलना में, हमारा इन्फ्लेशन रेट हमने बिल्कुल ठीक किया है। वो भी देखते हुए, और ये कह रहे हैं ना 45 मंथ्स लोएस्ट WPI हमारा हो गया, बाकी कंट्रीज में रेन इन नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीजों का प्रभाव अगर इस बारी मीटिंग में, आज की मीटिंग का बाद क्या होता है कह नहीं सकते, पर जैसा मूडीज ने के अलावा फिच और S&P ने किया मई में ही, सुन के पिछले महीने ही, कोई बदला नहीं। शायद हो, जैसे अजय भगत साहब कह रहे हैं कि शायद वो बदले नहीं, पर वो संकेत जरूर देंगे अपनी रिपोर्ट में कि अगर भारत ऐसा करता रहा या भारत ने एक या कोई दूसरे इंडिकेटर्स में भी उतनी तवज्जो दी जितनी अब दे रहे हैं, तो अगली बारी हमें उसका फायदा जरूर मिलेगा। मैं नहीं जब बिलीव करता कि हमें उनके दफ्तर बंद करें या कोई भी आपत्तिजनक कार्यक्रम को हम फॉलो करके अपना इनसे हायर रेटिंग ले, जैसे चाइना ने कहा लिया होगा। हमें इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इनका व्यवहार जो हुआ है वेस्टर्न माइंड से हो रहा है, हमसे अपेक्षा बहुत कर रहे हैं, पर अब जब वेस्टर्न कंट्रीज ही, देखिए अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री का क्या स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। स्वागत के अलावा भारत के साथ व्यापार करना, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाना, डिफेंस की हो, फैक्ट्रीज को हिंदुस्तान में लगाना, सब बातें चल रही हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। तो मैं इतना निराशजनक नहीं हूं जी। मैं आशा रखता हूं कि इस रिव्यू में पॉजिटिव माइंड से अब वो देखा जाएगा। अगर कुछ ना भी निकला, जरूर संकेत रहेंगे कि अगर ऐसा रहा तो हिंदुस्तान को, भारत को उसका फायदा दिया जाए। तो आज जो इनका BAA प्लस है और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, अगली बारी जरूर साल भर के अंदर मुझे लगता है हम अगले क्रमांक तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, बग्गा सर, हमें क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा है, अपीज करने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ वाकई में हमारे पास गुंजाइश है कि हम इनकी बातें जो ये चाहते हैं उनको, उन पैरामीटर्स पर इनकी नजर में कम से कम खरा उतरे? जी दीपक जी, हमें वही करना है जैसे आपने शुरुआत में पृष्ठभूमि बांधी, जो इतने पैरामीटर्स देखते हैं। अब क्या है, इस साल में ये जो रेवड़ी कल्चर फैल रहा है, उसके कारण स्टेट फाइनेंसेस और बदतर होंगे। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम दिखती है कि अगर 8.5-9% आपका कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी है और उसके ऊपर से आप मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त चीजें देते रहेंगे और उसके सामने कोई रेवेन्यू की तरफ से ठोस कदम नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती रहे, GST करे और इनकम टैक्स करे और स्टेट्स को देती रहे, स्टेट्स बांट रहे हैं हाथों से ये रेवड़ियां, तो वो डिटीरियोरेशन मुझे दिखता है अगले साल में। जो कोविड के बाद हमारा जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट स्लिप हुआ, इस बारी थोड़ा बेहतर हुआ, बट 6.4 अभी भी बहुत हाई है। और साथ में स्टेट्स का अगर 2.5-3% जोड़ लें तो वो तो इस तरह देखते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है और मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। दुआ साहब ऑफ कोर्स ज्यादा जानते हैं मुझसे और इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं, बट मुझे ज्यादा इसमें अभी गुंजाइश नहीं दिखती, स्पेशली एक पॉलिटिकल ईयर जब नेशनल इलेक्शंस आ रही हैं। मुझे लगता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम फिर से मुद्दा बनेगा जिस तरह पिछली बारी बना था, और आउट स्पेंडिंग का एक जरिया रहेगा। ये गवर्नमेंट बहुत परिपक्व रही है जिस तरह से कैपेक्स में स्पेंड करते रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट
अब एक इलेक्शन ईयर में हाथ बन सकते हैं और फार्म लोन वेवर और इस तरह की चीजें, और उसके सामने आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। इसका तरीका एक ही है, नॉमिनल जीडीपी बढ़ाइए, वो उससे क्या होगा, आपके टैक्स रिसीट बढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट कम होगा, डेट को कम करिए। डेट हमारा जो 26 पैसा रुपए में से डेट सर्विसिंग में जा रहा है, मीडियन कंट्रीज जो हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड फर्स्ट रैंकिंग की, उनका 8.5% जाता है। Absolutely, तो sir. हमारा बहुत बड़ा एक अमाउंट इंटरेस्ट आउटगो में है। उसका तरीका है नॉमिनल जीडीपी बढ़ाना, जी। सरकार की इनकम बढ़ाना और पे डाउन करना डेट, या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पे डाउन करना। Alright, वो sir. सरकार कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया जब भारत की ग्रोथ स्टोरी पर यकीन कर रही है, सारे प्रोजेक्शंस पूरी दुनिया के सामने हैं, पोटेंशियल्स, हमारे फंडामेंटल्स सब दुनिया के सामने हैं, मुझे लगता है अब टाइम आ गया है, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। और इतना खुलेआम बायस्ड और सब्जेक्टिविटी रखना मुझे लगता है किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम उम्मीद यही करते हैं कि आज नहीं तो कल भारत जो अपना पुख्ता तरीके से अपनी बात रख रहा है इन तीनों रेटिंग एजेंसीज के सामने, मूडी, S&P एंड फिच, इनको बात समझ में आएगी और हमारी रेटिंग में उतना सुधार होगा, छोटा सुधार नहीं, उतना सुधार होगा जितना हम डिजर्व करते हैं। ये हम आने वाले समय में देखें, इसी की हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुआ सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। अजय बग्गा सर, आपने भी बहुत कीमती समय निकाला हमारे लिए, फोन लाइन से जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। सोना हम भारतीयों की सबसे पसंदीदा निवेश रहा है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूं, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में आम पब्लिक के पास करीब 2,70,00,000 किलो सोना है और ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत करीब $1.5 ट्रिलियन है। हर किसी के पास थोड़ा ही सही सोने का किसी न किसी रूप में निवेश जरूर है, क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने का भाव करीब 2,500 रुपए तक गिर चुका है। यही नहीं, 19 जून यानी कि सोमवार से सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी जारी करने वाली है। इसलिए क्या मौके बन रहे हैं हमारे लिए या नहीं बन रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। गोल्ड की कीमतों में पिछले एक महीने में लगातार गिरावट का दौर जारी है और ये अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 2,500 नीचे चल रहा है। मई में दाम प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 62,000 रुपए के करीब पहुंचा था, लेकिन मौजूदा समय में ये 59,500 के आसपास चल रहा है। तो क्या गोल्ड में निवेश का ये सही समय है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि गोल्ड की कीमतों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वहीं बड़ी बात ये भी है कि गिरावट के बावजूद गोल्ड की कीमतों में इस साल 17% की तेजी रही है। फिलहाल तो एक तरफ गोल्ड के दाम में आई गिरावट पर कुछ जानकार इसमें अभी और करेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा का कहना है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड की कीमतें भले ही कुछ और गिरें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कीमतें एक बार फिर रफ्तार पकड़ेंगी। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर गोल्ड की कीमतों में इस गिरावट की वजह क्या है। दरअसल अमेरिकी फेड की बढ़ी हुई ब्याज दरें गोल्ड की कीमतों में सुस्ती लाने की एक बड़ी वजह है। आने वाले दिनों में फेड की बढ़ी हुई ब्याज दरें कम होने की उम्मीद नहीं है। तो क्या माने कि गोल्ड की कीमतें कुछ और गिर सकती हैं? गोल्ड की कीमतों की कमजोरी की एक और वजह दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की ओर से सोने की खरीदारी में आई कमी है। फिलहाल तो अमेरिकी डेट सीलिंग संकट टल गया है, मंदी की आशंका कम हुई है। इसके चलते भी गोल्ड पर दबाव बन रहा है और हाल के दिनों में कीमतें घटी हैं। वहीं गोल्ड में खरीदारी की बात करें तो हाल के दिनों में इसमें निवेश का तरीका बदला है। लोग ज्वेलरी के बजाय गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना प्रेफर कर रहे हैं। एक तो इसमें रखरखाव की कोई चिंता नहीं होती, वहीं गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% का गारंटीड रिटर्न मिलता है, सो अलग। इसी कड़ी में आरबीआई 19 जून से 23 जून के बीच में गोल्ड बॉन्ड जारी कर रहा है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 8 साल की होगी, लेकिन 5 साल के बाद बॉन्ड से बाहर निकलने का विकल्प है। मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद ग्राहक को मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SHCIL, डाकघरों के जरिए भी खरीदा जा सकता है। फिलहाल तो गोल्ड की कीमतें काफी हद तक बैंकिंग संकट, मंदी की आशंका, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, अमेरिकी डॉलर में गिरावट, महंगाई और जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर निर्भर करती है। ऐसे में गोल्ड में निवेश सुरक्षित तो है, लेकिन सही समय क्या होना चाहिए, इसे लेकर कुछ संशय जरूर है। ठोस स्ट्रैटेजी के साथ इसमें निवेश करें तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इंडिया 360 में कुछ और अहम खबरें। CNG is good, बट कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। OMG! It's CNG! Big boot, big appeal, big reaction. OMG! It's the Altroz iCNG. कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। खुल जा, ओपन ओपन, खुल जा डिमसम, खुल जा दरवाजा, खुल जा। चाहिए सोना तो इतना हैसल क्यों लेना? माई डिजी गोल्ड ऐप फ्रॉम सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स। सोना खरीदो, बेचो या रिडीम करो, कभी भी कहीं भी इंस्टेंटली। डाउनलोड माई डिजी गोल्ड ऐप नाउ। क्या था मेरे पास जब मैं घर छोड़कर इस शहर में आया था? जेब में फटा हुआ एक 10 का नोट और बैंक अकाउंट में पिताजी के दिए सिर्फ 50 लाख की फंडिंग। और आज इतनी मुश्किलों के बावजूद अब आपके बिजनेस को पापा, फूफा, नाना, फलाना ठिकाना की फंडिंग मिले ना मिले, पर शार्क टैंक इंडिया पे फंडिंग जरूर मिल सकती है। रजिस्टर करें सोनी लिव पर। Hey everyone, this is Christine Zedek and here I am at Brand Empower, the Global Excellence Award. Welcome to the NQA 2023, the National Quality Awards, everybody. Great initiative taken by Brand Empower to honor companies, artists who are doing really well and delivering quality work in their fields. ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूं? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए दिन भर की तमाम अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। रूस ने मई महीने में अपने कुल एक्सपोर्ट का 80% क्रूड ऑयल भारत और चीन को एक्सपोर्ट किया। आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। चीन और भारत दोनों ही दुनिया के 2 बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी हैं। भारत का रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करीब करीब 0 था, जो अब बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जबकि चीन ने अपने इंपोर्ट को 5 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 22 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। भारत का रूसी तेल का इंपोर्ट अप्रैल की तुलना में 14% ज्यादा रहा है और भारत और चीन से पहले रूस के तेल का बड़ा खरीदार यूरोप था। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल का नाम दे दिया गया है। नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए लगभग 1 साल बाद नेहरू का नाम परिसर से हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस फैसले का विरोध करते हुए पीएम मोदी पर तंज भी कसा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, एमसीडी को नोटिस जारी किया है। साथ ही ऐसी इमारतों का फायर ऑडिट करने का निर्देश भी दिया है। फायर सर्विस अथॉरिटीज देखेंगी कि ऐसी इमारतों में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं। हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया है। 3 जुलाई को कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। आपको बताएं कि गुरुवार दोपहर मुखर्जी नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी।
तकरीबन 10 फायर टेंडर और 16 एम्बुलेंसेस की मदद से बचाव और राहत काम चलाया गया। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बीजेपी से मिले हुए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर साथ रहते तो विपक्षी दलों की होने जा रही बैठक की बातें बीजेपी तक पहुंचा देते। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने खुद मांझी के सामने पार्टी का जेडीयू में विलय करने या अलग होने की पेशकश की थी। मांझी ने अलग होने का फैसला किया। आपको बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उधर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। 19 जून को कार्यकारिणी की बैठक के बाद जीतन राम मांझी दिल्ली जाएंगे। उनके साथ संतोष सुमन भी होंगे। संतोष सुमन ने हाल ही में बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया। दोनों नेता दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी करेंगे। हिमाचल के चंबा में एक युवक की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। इस हत्याकांड से आक्रोशित स्थानीय लोगों की बेकाबू भीड़ ने आरोपियों के 4 घर जला डाले। यही नहीं, लोगों ने थाने का घेराव करने की जो भीड़ गई थी उसमें एसडीएम और डीएसपी की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई इस दौरान। इसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 7 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अभी तक मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 नाबालिग लड़कियों को डिटेन किया गया है। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे पूर्व सीएम को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद से वो यहीं धरने पर बैठ गए। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 11 जुलाई को दिल्ली में होने वाली है। यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल अपनी आगामी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम यानी कि मंत्रियों के एक समूह की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग को कानूनी तौर पर परिभाषित करने का सुझाव भी आ सकता है। अगली बैठक में सीमेंट पर जीएसटी दर घटाने की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के घर खरीदारों के लिए काम की खबर है। रियल एस्टेट में पारदर्शिता को बढ़ाने और घर खरीदारों को प्रोजेक्ट चयन में सहूलियत देने के मकसद से महाराष्ट्र रेरा ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग के लिए फ्रेमवर्क दिया गया है। इसमें इस कंसल्टेशन पेपर की अहम बातें क्या हैं डिटेल्स, ये खबर क्या है, इससे क्या असर पड़ेगा, बताने के लिए हमारे सहयोगी दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक, बताइए क्या खबर है ये और क्या इससे बदलेगा? देखिए दीपक, अच्छी बात यही है कि महाराष्ट्र रेरा ने ये जो कदम उठाया है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कदम है, लेकिन बहुत देर से उठाया है। अगर 2017 में रेरा आया था और अब ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है तो बहुत देर है। हालांकि चलिए देर आए दुरुस्त आए, उस पर बात कर लेते हैं। कंसल्टेशन पेपर जो इन्होंने जारी किया है उसमें 15 जुलाई तक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सुझाव मांगा गया है कि प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग में अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप 15 जुलाई तक दे सकते हैं। दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के मॉडल का जिक्र किया गया है इस कंसल्टेशन पेपर में। बिल्डर्स से जो मिली जानकारी, पहले आपको बता दूं कि 23 जनवरी से जो प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं, 23 जनवरी 2023 के बाद से उन प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी। यानी आपका प्रोजेक्ट अगर जनवरी 2023 के बाद रजिस्टर हुआ है तो आपको ग्रेडिंग करानी पड़ेगी, होगी। और आप जो जानकारी देंगे, यानी जो बिल्डर जानकारी देगा महाराष्ट्र रेरा में, जो जानकारी सबमिट करेगा उसी के आधार पर प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी। जो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच पहली ग्रेडिंग सामने आएगी और ये जो ग्रेडिंग है वो पूरी सालाना की जाएगी। और जो ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह के जोखिम होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, जैसे वित्तीय जोखिम है, लीगल जोखिम है, तकनीकी जोखिम है और समय पर डिलीवरी ना होना, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और उसके आधार पर प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी ABCD के आधार पर। जैसा कि आप अमेज़ॉन पर और तमाम तरह की कैब लेते हैं उसकी आप रेटिंग करते हैं, तो जो आप रेटिंग करेंगे उस रेटिंग के आधार पर आपको
ये प्रोजेक्ट दिखाई देगा। यानी जब घर खरीदार प्रोजेक्ट लेने जाएगा तो वो इस ग्रेडिंग के आधार पर अपना प्रोजेक्ट तय कर पाएगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सही है, कितना सही नहीं है, और उसका चयन किया जाएगा। जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि ग्रेडिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो ये होंगी कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कैसी है, डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है, एमिनिटीज़ क्या कुछ प्रोजेक्ट में दी जा रही हैं, प्रोजेक्ट की जो मेन जानकारियां हैं कि कितने फ्लैट हैं, क्या वित्तीय स्थिति है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। मंजूरियां क्या क्या अप्रूवल्स लिए हैं, क्या क्या अप्रूवल्स नहीं लिए हैं, बुकिंग प्रतिशत क्या है, सोसाइटी का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी अहम बातें हैं। ये एक तो आप देख पाएंगे वेबसाइट पे, उसके साथ आपकी ये ग्रेडिंग में भी बहुत अहम रोल निभाएंगी। वित्तीय भार कितना है प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट की वित्तीय प्रगति कितनी है, सालाना ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। और सबसे अहम बात जो छिपी होती हैं, लोगों को नहीं पता चलती हैं, कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं प्रोजेक्ट के, लीगल स्थिति क्या है प्रोजेक्ट की, कि मुकदमे कितने हैं, शिकायतें कितनी की गई हैं, कितने वारंट जारी हुए हैं, और कानूनी भार कितना है पूरे प्रोजेक्ट पर। तो इन सारी चीज़ों का आकलन किया जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग होगी। यानी जो आम घर खरीदार है उसको अब काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी, काफ़ी कुछ पारदर्शिता मिलेगी। और अंत में आपको एक बात और बता दूं कि ये पहला राज्य नहीं है जिसने ग्रेडिंग शुरू की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश रेरा ने ऑलरेडी ये सिस्टम शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, और आपने सही कहा, ये तो ऐसी चीज़ें जो लग रही हैं आपके, जब आपने एक्सप्लेन किया मुझे ऐसा लग रहा था ये तो बहुत बुनियादी चीज़ें, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही मानेंगे। अच्छी खबर है महाराष्ट्र के घर खरीदारों के लिए। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। भारत सरकार ने एक ऐसा ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है जो अगले 7 दिनों में अमेरिका में इस डील पर दस्तखत हो सकती है। यानी पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान ही इस ड्रोन पर बड़ी खबर आ जाएगी। कुल $3 बिलियन में 31 ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं को मिलेंगे। इस ड्रोन की डिलीवरी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से समंदर तक भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। भारतीय सेनाओं के लंबे इंतजार के बाद दुनिया के सबसे घातक ड्रोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने 15 जून को अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीद को मंजूरी दे दी। इन ड्रोन की डील की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अगले हफ्ते होने वाली अमेरिका यात्रा के दौरान होने की संभावना है। ये ड्रोन 24 घंटे से ज्यादा समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर सबकी नजरों से अदृश्य उड़ान भर सकता है। इसके ताकतवर कैमरे लगातार अपने कंट्रोल रूम तक बिल्कुल साफ फुटेज और तस्वीरें भेज सकते हैं। इनकी रेंज 1200 किलोमीटर है और इतने दूर से भी इन्हें कंट्रोल करना बेहद आसान है। आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए इससे बेहतर कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ये छोटे आकार के कारण उन इलाकों तक भी जा सकते हैं जहां किसी दूसरे एयरक्राफ्ट का जाना मुश्किल होता है। पर जो बात प्रेडेटर को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है वो है अपने निशाने पर सटीक और कारगर बमबारी करना। प्रेडेटर एक बार में 6 तक मिसाइलें, रॉकेट या बम ले जा सकता है। इसमें जमीन पर मार करने वाली लेजर गाइडेड मिसाइल ग्रिफिन लगाई जा सकती है जो 20 किलोमीटर की दूरी से बिना चूके निशाना लगा सकती है। ग्रिफिन का वॉरहेड हल्का है, इसलिए इससे केवल निशाना तबाह होगा और आसपास बहुत कम नुकसान पहुंचेगा। इसे खास तौर पर आबादी के बीच बने आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह करने के लिए सबसे अच्छा हथियार माना जाता है। इनमें हेलफायर मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं जो 500 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक अचूक वार करती हैं। हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और पक्के मोर्चों के खिलाफ बहुत कामयाबी से किया जा सकता है। इस ड्रोन में कैमरे ऐसे हैं जो दिन रात किसी भी कंडीशन में कंट्रोल रूम तक वीडियो का लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं और ड्रोन की यह क्षमता बहुत काम में आती है। आतंकवादियों के पक्के ठिकानों के खिलाफ ये एक बेहतरीन हथियार है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जिससे दुश्मन के हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को तबाह किया जा सकता है। यानी ये हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। नौसेना ने पहले से ही 2 सी गार्डियन लोन लीज पर लिए हैं। सी गार्डियन ड्रोन दरअसल MQ-9 रीपर का ही बिना हथियार वाला संस्करण है और इससे निगरानी और चौकसी का काम किया जाता है। नौसेना MQ-9 रीपर का इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों और सबमरीन के खिलाफ करने के साथ साथ लंबी दूरी तक नजर रखने और निगरानी करने के लिए भी करेगी। पर इसका सबसे ज्यादा इंतजार सेना और स्पेशल फोर्सेस को है।
इसके आने के बाद बड़े आतंकवादी सरगनाओं और उनके अड्डों पर बिना अपने सैनिकों को खतरे में डाले सैकड़ों किलोमीटर दूर से सटीक हमला किया जा सकता है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर चुनावी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल नामांकन के दौरान कई जिलों में झड़प और आगजनी की खबरें आई। सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण 24 परगना रहा, जहां 2 लोगों की मौत भी हुई। आज राज्यपाल ने भी हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगाते हुए चिंगारी के खेल को बुरा बताया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जले हुए वाहन और कारतूस के खोखे बता रहे हैं एक दिन पहले यहाँ चुनावी हिंसा की कैसी तस्वीर दिखाई दी होगी। दक्षिण 24 परगना में हिंसा वाले इलाके भांगर में बम बनाने का सामान और जिंदा बम आज भी बरामद हुए। पश्चिम बंगाल में चल रहे पंचायत चुनावों के बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, उनकी हत्या तक की जा रही है। पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना का भांगोर इलाका और ये ब्लॉक 2 है, जहां पर कल हमने देखा इस विजयगंज बाजार में कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हुआ था, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ आईएसएफ के कार्यकर्ता के बीच में जो है लगातार कई घंटों तक युद्ध जैसी हालात थी। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस वक्त इस इलाके में हिंसा चल रही थी, पुलिस पर भी मूक दर्शक बने रहने का आरोप लग रहा है। कल पंचायत चुनाव का आखिरी दिन था नामांकन भरने का, तब पुलिस यहाँ पर ना ही तो पहुंची और अगर पहुंची भी तो दूर खड़ी होकर देख रही थी, जब लगातार इस गुस्साई भीड़ ने किस तरह देखिए यहाँ पर दुकानों को तोड़ा फोड़ा है और आग के हवाले कुछ गाड़ियों को कर दिया। दक्षिण 24 परगना के हिंसा वाले इलाकों में राज्यपाल सीवी आनंद भी दौरा करने के लिए पहुंचे। राज्यपाल ने पीड़ितों से मुलाकात की और हिंसा करने वालों पर एक्शन की बात कही। Those perpetrators of violence will be silenced in a permanent way under the constitution, under the law of the land. The peace-loving people of Bengal have a right to exercise their franchise, unmindful or unfearful of anybody else. दक्षिण 24 परगना के बासंती में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अपना नामांकन भरा तो बदमाशों ने उसके घर तोड़फोड़ और लूटपाट की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस ऑफिस के पास बम भी बरामद हुआ। इसके अलावा यहां हमला सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं पर भी हो रहा है। बीजेपी ने बंगाल में जारी चुनावी हिंसा को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया है। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, ये देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि हिंसा से उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं। फिलहाल नामांकन से पहले हिंसा का दौर और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। बंगाल में चुनाव अभी भी जारी हैं और हिंसा का डर बना हुआ है। यहाँ पर राज्यपाल पहुंचे हैं, यहाँ पर जो अधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आखिरकार किस कदर यहाँ पर हिंसा हुई। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं राज्यपाल और जगहों पर जहाँ पर हिंसा हुई थी वहाँ पर पहुंचकर मौके का जायजा लेंगे। दक्षिण 24 परगना के भांगोर इलाके से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कश्मीर में आज 5 पाकिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। कुपवाड़ा में देर रात शुरू हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि ये 5 पाकिस्तानी मूल के मिलिटेंट थे और इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश में थे। बीती रात को जब ये इनपुट सुरक्षा बलों को मिला तो एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया इस इलाके में और उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। एक मुठभेड़ शुरू हुई जो घंटों तक चली और उसके बाद 5 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली, जिनके पास से
भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 24 घंटे पहले कश्मीर के पुंछ में LOC के पास सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की और बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। सेना के मुताबिक आतंकी कृष्णा घाटी से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन से सीमा पार बेचैनी है। सूत्रों के मुताबिक POK में अभी भी कई आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं, लेकिन भारतीय सेना के एक्शन से आतंकी LOC के करीब आने से भी बच रहे हैं। जो इनपुट्स हैं कि जो करीबन 3 लॉन्चिंग पैड्स हैं नियंत्रण रेखा पर जो इंटैक्ट हैं, जिन पर 150 से 200 ट्रेन मिलिटेंट है जो इस तरफ आने की फिराक में है। और क्योंकि अब जो पहाड़ियां हैं उन पर बर्फ़ पिघल चुकी है और गर्मियों का मौसम है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें और बढ़ने की आशंका है। इसके चलते पूरे IB और पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 450 अंकों से ज्यादा उछलकर 63,384 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 138 अंकों की बढ़त के साथ 18,826 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी करीब 500 अंकों की शानदार तेजी के साथ 43,938 के लेवल पर बंद हुआ। IT को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज हरियाली दिखी। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की स्पेशल ड्राइव में बड़ी सफलता मिली है। CBIC के चेयरमैन विवेक जौहरी ने बताया कि करीब 15,000 करोड़ का फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी एक हफ्ते में पकड़ी जा चुकी है। अभी ड्राइव खत्म होने में 20 दिन बाकी है। This is about using fake ITC or using input tax credit which has come from bogus firms or fake firms. So as we do the investigation, typically what happens is these are layered transactions. There are 3 or 4 entities, layers of entities that are involved, and at each stage, the number of entities that need to be verified goes up. So that investigation is going on. With some, it has been concluded in the sense that we've been able to arrive at some number to estimate how much ITC was passed on in this manner. For others, it is still going on. इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZeeIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।